नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। देखिए, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप समझ पाइएगा कि आखिर बिहार की राजनीति में कितना अभी उथल-पुथल की जो बात है वो चल रही है। हमारे साथ बिहार के जाने-माने पॉलिटिकल एनालिस्ट, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। फर्स्ट फेज की वोटिंग जो है वो समाप्त हुई है। काफी चिलचिलाती धूप है। कैसे देख रहे हैं इस फर्स्ट फेज की वोटिंग में परसेंटेज का कम होना? क्योंकि अगर हम 2019 की तुलना में हम इसे देखें तो 5 से 6% वोट जो है वो कम पड़े हैं इस बार। देखिए, परसेंटेज का कम होना ये कई सवालों की तरफ इंगित करता है। एक तो ये कि वोटर उदासीन है, मतलब जितने मतदाता को निकलना चाहिए था अपने मतों के प्रयोग करने के लिए, उतने मतदाता नहीं निकल पाए। तो ये उनकी उदासीनता का रिफ्लेक्शन है, उदासीनता का प्रतिबिंब है। दूसरी बात, अगर वो दावे चाहे एनडीए करे चाहे महागठबंधन करे, अगर किसी में भी उत्साह होता, सक्रियता होती, तो एनडीए के पक्ष में ही मतदाता भारी संख्या में निकलते या महागठबंधन के पक्ष में ही निकलते। दोनों के तरफ से उदासीनता है। अब केवल अगर एनडीए ने सोच लिया कि मोदी नाम का सहारा लेकर के हम बेड़ा पार कर जाएंगे कि भाई हमारे पास तो मोदी है, हमें अब किसकी जरूरत है, तो जनता भी इस बात को समझती है कि जब तक कैंडिडेट उनसे कनेक्ट नहीं होंगे, उनकी पार्टी के लोग उनसे कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक वो भी मानते हैं कि चलो परिणाम जिनके हिस्से में जाए, हम अपनी सक्रियता क्यों दिखाएं। तो वोट का परसेंटेज कम होना ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। शासन ने भी कोशिश की और एजेंसियों ने भी कोशिश की जागरूकता फैलाने की कि मतदाता जागरूक हो और बूथों तक पहुंचे, वो अपने मतों का उपयोग करें। दूसरी तरफ अगर तेजस्वी यादव ने महागठबंधन का कमान संभाली तो कैंडिडेट को लेकर के भी अगर उदासीनता होगी, तो पार्टी के प्रति ईमानदार होने के बाद भी, उनके प्रति निष्ठा रखने के बाद भी कैंडिडेट में अगर उनकी रुचि नहीं होगी, तब भी मतदाता कम निकले और कम संख्या में आपको दिखे और मतदान का प्रतिशत आपको घटता हुआ दिख रहा है। तो एनडीए में जहां एक तरफ हो सकता है कि पार्टी के कैंडिडेट और पार्टी को लग रहा है कि हमारे चेहरा तो मोदी है, मोदी घर घर तक पहुंचे हुए हैं, उनके वेलफेयर स्कीम पहुंचे हुए हैं, इसके नाम पर मतदाता निकल जाएंगे और हमारे पक्ष में वोट कर देंगे। वहीं महागठबंधन में अगर तेजस्वी जी को लगा होगा, गठबंधन को लगा होगा कि हमने कैंडिडेट तय कर दिया, अब जिसको भी हम कैंडिडेट तय कर देंगे वो हमारे पक्ष में मतदाता निकल करके गोलबंद करेंगे, तो प्रतिशत का घटना स्पष्ट दर्शाता है कि उदासीनता है। और उदासीनता इस बात की है कि शायद जो कैंपेन करना चाहिए था कैंडिडेट को, उनकी पार्टी को, उनके कार्यकर्ताओं को, उनके संगठन के लोगों का, वो प्रयोग शायद सफल नहीं रहा, उतना कैंपेनिंग मजबूती से नहीं हुआ। इसकी वजह मतदाता कम संख्या में निकले और वोटिंग का प्रतिशत नीचे चला गया, जो लोकतंत्र के लिए हम एक अच्छा संकेत नहीं मानते। लेकिन जो नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए एग्रेसिव वोटर्स जो निकलते थे, लगता है इस बार वो भी उतनी संख्या में निकले हैं। मतलब नरेंद्र मोदी आएंगे आएंगे, ये हवा हो रही है। क्या सच में ऐसी हवा है या उन्हें जो एकदम उनके एग्रेसिव वोटर्स है वो उन्हें वोट देने निकल ही रहे हैं, इस सोच के साथ कि वो तो आ ही रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं कि यही चीजें तो कभी कभी बैकफायर कर जाती। ठीक है, मोदी की गारंटी, मोदी की लाभार्थी योजनाएं, मोदी जी का राष्ट्रवाद, मोदी जी का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, मोदी जी की राष्ट्रीय चेतना, सब कुछ है। मोदी जी का चेहरा, मोदी जी अगली बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन मतदान तो करना होगा ना। परीक्षा में परीक्षार्थी ये मान करके खुश हो जाए कि भाई जो परीक्षक है वो हमें अंक तो दे ही देंगे, लेकिन अगर कॉपी में कुछ लिखा ही नहीं जाएगा तो अंक कैसे मिलेगा। तो अगर ये मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंचे ही नहीं, उनके पक्ष में वोट ही नहीं डालेंगे, तो कैसे मोदी जी आ जाएंगे, कैसे मोदी जी के कैंडिडेट जीत जाएंगे, कैसे 400 का आंकड़ा पार कर देंगे। मैं तो समझता हूं कि शायद इससे सबक लेगी एनडीए कि अगर हम केवल मोदी के भरोसे रह जाएंगे, मोदी जी पर केवल भरोसा करके चीजों को छोड़ देंगे, तो मतदाता घरों से नहीं निकल पाएंगे। उन्हें घरों से निकालना होगा, बूथों तक पहुंचाना होगा, उन्हीं सीटों पर
पिछली बार 70% तक मतदान हुआ था। इस बार ऐसा क्या हो गया कि कहीं 41%, कहीं 50%, कहीं 52% पर जाकर के चीजें ठहर गई। तो आखिर वो मतदाता तो कहीं न कहीं से उनकी नाराजगी है, आखिर वो क्यों उदासीन बने हुए हैं? अगर उनके पास लोग जाता, उनको समझाता कि अरे आपके एक मत भी परिणाम में बदलने के लिए काफी है। आपको याद होगा आलोक जी की पिछली बार कई लोकसभा सीटों का परिणाम 1700 वोटों से, 1000 वोटों से, 1200 वोटों से। अब सोचिए तो 18 लाख मतदाता संख्या के आधार पर लोकसभा क्षेत्र का निर्धारण होता है और 1000-2000 वोट से जीत और हार होती है, और यहाँ तो 5%, 10% वोट गिर गया। ये तो बहुत बड़ा अंतर कर देगा ना। तो इससे तो शायद सबक लेनी चाहिए कि भरोसा किसी पर करके आप अगर परीक्षा केंद्र तक ही नहीं पहुंचेंगे, आप परीक्षा में शामिल ही नहीं होंगे, तो परिणाम आपके हिस्से में कैसे होगी? तो मतदाता अगर मतदान केंद्र पर जिनके भी भरोसे में, जिन पर भी ओवर कॉन्फिडेंस इनको हो गया है कि नहीं बस अब तो हमारे तो बस मोदी आ रहे हैं, हम जाए या न जाए परिणाम तो ही आना है, ऐसा लोकतंत्र में नहीं होता है। और मतदान पद्धति से जो चुनाव होता है उसमें तो संख्या है ना भाई। हो सकता है कि मोदी जी के लोग सो गए होंगे और महागठबंधन के लोग जगे होंगे और उन्होंने अपना जाके मत का प्रयोग कर दिया होगा, तब तो मोदी जी नहीं आएंगे। तब तो तेजस्वी को फायदा हो जाएगा। जी बिल्कुल सही आपने कहा, तब तो तेजस्वी जी को फायदा हो जाएगा कि आपके मतदाता मोदी जी के नाम लेकर के गए ही नहीं और उनके मतदाता निकले और चुपचाप वोट दे करके घरों में आ गए। वो जो प्रतिशत का आंकड़ा है वो तो अभी हम लोग नहीं बता सकते कि 50% ही मतदान हुआ या 41% ही मतदान हुआ। वो मतदान का प्रतिशत जो किसके हिस्से का है, वो एनडीए के हिस्से का है कि महागठबंधन के हिस्से का है। लेकिन जब मतदान अधिक होता था तब लगता था कि ये तो इनके हिस्से का मतदान है, तब लगता था कि नहीं इनके लोग निकले, उनके लोग निकले। तो शायद मतदान का प्रतिशत कम होना इस बात के तरफ संकेत है, उदासीनता है। पार्टियों में कहीं न कहीं से कैंडिडेट को लेकर के नाराजगी। 3 पार्ट होता है, एक राष्ट्रीय फलक पर राष्ट्रीय मुद्दे, एक राज्य स्तर पर के जो मुद्दे ये राज्य के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी होती है, और एक कैंडिडेट को लेकर के भी एंटी इनकम्बेंसी होती है कि अगर बार बार उसी कैंडिडेट को भेजा जा रहा है, लड़ाया जा रहा है, या वही तय कर रहे हैं कि नहीं हमारी ही इच्छा से कैंडिडेट होंगे, जनता की इच्छा का इसमें कोई मतलब नहीं है, तब भी लोकतंत्र में लोग उदासीन हो जाते हैं और उसमें भी परिणाम कुछ और होता है। तो इस बार भी मतदान प्रतिशत घटा है, उसके पीछे ये कारण दिखता है कि जनता कहीं न कहीं से उदासीन हो गई है या ओवर कॉन्फिडेंट हो गई है। हम जाए ना जाए परिणाम तो वही होगा जिसके बारे में हम सोच रहे हैं। समझ एक सवाल ये भी है मेरा, जब आप तो काफी पुराने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जानते हैं 2004 में मैं एक जगह पढ़ रहा था, 2004 में जब शाइनिंग इंडिया की बात की गई थी उस दौरान भी वोटिंग परसेंटेज गिरे थे जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली गई थी, यूपीए की सरकार आ गई थी। क्या कहीं फिर से वही इतिहास तो नहीं दोहराने जा रहा? क्योंकि तेजस्वी यादव भी दावा कर रहे हैं बिहार में कि रिजल्ट चौंकाने वाले होंगे। देखिए रिजल्ट चौंकाने वाले हो सकते हैं। लोकतंत्र में जब ईवीएम दब गया बटन और कहा जाता है कि गुप्त मतदान होता है, तो अगर गुप्त तरीके से लोगों ने मतदान किया तो किसके पक्ष में मतदान किया इसका अभी कयास नहीं लगाया जा सकता। लेकिन हाँ माना जाता है इस तरह के ट्रेंड रहे हैं कि जब मतदान का प्रतिशत बहुत घटता है तो कभी कभी लोगों की नाराजगी का भी रिफ्लेक्शन होता है कि भाई आपसे हम नाराज हैं। और ऐसा परिणाम आया है 2004 में ही इस तरह के परिणाम आए हैं जब वोटिंग परसेंटेज काफी तेजी से घटा था और परिणाम कुछ और आ गया था और एक तरफ शाइनिंग इंडिया की बात हो रही थी। तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि ये लो परसेंटेज का होना किसके पक्ष में जाता है, किसके विरोध में जाता है। लेकिन हाँ इसके कि जब मतदान का प्रतिशत काफी इसके हिस्ट्री रहेगी, जब बम्पर वोटिंग होता है तो माना जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी होता है, मतलब जो वर्तमान में जो लोग हैं उनके खिलाफ में जाता है। जब कम वोट होता है तो माना जाता है कि नहीं लोग स्टेटस को में रखना चाहते हैं, मतलब जो है उन्हीं को लोग स्वीकार करना चाहते हैं।
बहुत बदलाव नहीं चाहते हैं। बम्पर वोटिंग बदलाव का भी प्रतीक होता है और कम वोटिंग भी बदलाव का प्रतीक होता है, जिसके भी हिस्ट्री रहे, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं। तो दोनों तरह की संभावनाएं हैं। अब जरा परिणाम आने दीजिए 4 जून को, तब हम लोग बेहतर तरीके से बात करेंगे कि ये कम परसेंट का वोट किसके तरफ इशारा कर रहा है और महागठबंधन को इसका फायदा मिलने जा रहा है, इसका फायदा एनडीए को मिले। नहीं, अब अगले चरण की बात करते हैं। दूसरे चरण का जो मतदान है वो 26 तारीख को होना है। उसमें पूर्णिया में वोट डाले जाएंगे। जो सीमांचल की तमाम जितनी सीटें हैं, पूर्णिया हो, तमाम जितनी सीमांचल की सीटें हो, किशनगंज हो, उन सभी जगहों पर वोट डाले जाएंगे। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी अब धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, अगर इस बार भी वोटिंग परसेंटेज वहां गिरे तो काफी फजीत होगी? क्योंकि कई निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं इस बिहार में जो खेल बिगाड़ रहे हैं, जैसे पवन सिंह हो, पप्पू यादव हो, हिना साहब हो। ये सब हर जगह पर खेल को अच्छा प्रभावित कर रहे हैं, चुनाव को अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, टफ फाइट दे रहे हैं। नहीं, सीमांचल में पूर्णिया है, किशनगंज है, कटिहार है, भागलपुर है, तो ये सारी सीटों पर जो सेकंड फेज में चुनाव होने जा रहा है, स्वाभाविक है कि अगर ट्रायंगुलर फाइट, जैसे पप्पू यादव ने ही पूर्णिया में ट्रायंगुलर फाइट बना दिया है, और उस ट्रायंगुलर फाइट में अगर वोट का परसेंटेज काफी कम जाता है, तो स्वाभाविक है कि कोई चौंकाने वाला भी परिणाम आ सकता है। हो सकता है कि कोई तीसरा भी बाजी मार ले सकता है और पार्टी जो है वो किनारे लगा दी जाए। तो परसेंटेज क्या होता है। अब वहां भी जो सीमांचल है, सीमांचल में भी किशनगंज में भी कांग्रेस के उम्मीदवार एक सीट जीते थे। इस बार कहा जा रहा है कि उनको टफ कट टेस्ट मिल रहा है, बड़ी कड़ी चुनौती मिल रही है। जो जेडीयू के उम्मीदवार है, एआईएमआईएम भी जो उनके अख्तारुल इमाम है, वो भी मजबूती से वहां पर कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो वहां भी ट्रायंगुलर जैसी स्थिति बनी हुई है और उसमें वोट परसेंटेज का कम होना, तो ये परिणाम को तो प्रभावित कर ही देगा। आज से नीतीश कुमार भी सीमांचल गए हुए हैं, पूर्णिया में सभा कर रहे हैं, किशनगंज भी जाएंगे। स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार, चूंकि ये जेडीयू की सीटें हैं, चूंकि पूर्णिया में भी जेडीयू के उम्मीदवार हैं, किशनगंज में भी जेडीयू के उम्मीदवार हैं, कटिहार में भी जेडीयू के उम्मीदवार हैं, भागलपुर में भी जेडीयू के उम्मीदवार हैं, तो नीतीश कुमार की भी तो प्रतिष्ठा फंसी हुई है। मान लिया जाए कि अगर फर्स्ट फेज में 2 बीजेपी लड़ रही थी और 2 इनके गठबंधन के साथी लड़ रहे थे, चिराग और जीतनराम मांझी, तो इस बार की जो सीटें हैं सीमांचल की और भागलपुर की, उसमें तो जेडीयू की प्रतिष्ठा फंसी हुई है। और अगर जेडीयू के नीतीश कुमार एक बड़े चेहरा है, वो लौकुश को नहीं साध पाए, वो अति पिछड़ा को नहीं साध पाए, या उनको बूथों तक नहीं पहुंचा पाए, उन मतदाताओं को प्रभावित नहीं कर पाए, तो परिणाम कुछ भी हो सकता है। नीतीश कुमार को मजबूती के साथ कैंपेन करेंगे, अपने लोगों को टास्क देंगे, जो भी संगठन और सरकार में लोग हैं उनको बताएंगे कि अगर आप परिणाम नहीं दीजिएगा तो मैं समझूंगा कि केवल आप परिक्रमा करते हैं पटना में रह करके। तो उस स्थिति में नीतीश कुमार का निकलना तो लाजिमी है, क्योंकि ये सीटें उनकी प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है। अगर ये सीट वो हारते हैं तो शायद अभी तुरंत उन्होंने पाला बदला है, कई कयास लगाए जाएंगे कि गठबंधन से पाला बदलने का खमियाजा नीतीश कुमार को भुगतना पड़ा और बीजेपी के साथ जाने का उनको कोई फायदा नहीं मिला। इसलिए किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को जो जेडीयू की सीटें हैं उनको बचाना तो उनके लिए जरूरी है और उनके भविष्य के लिए भी जरूरी है, क्योंकि नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा वहां फंसी हुई है। और अगर वो प्रतिष्ठा को बचाने में नीतीश कुमार कामयाब हो जाते हैं तो नीतीश कुमार को कहा जाएगा कि नीतीश कुमार की अभी भी चीजें चल रही है। नीतीश कुमार जो तय कर देते हैं, जो चुप्पा वोटर, जो ईबीसी पर जो इनका प्रभाव माना जाता है 36% का, मुस्लिम का माना जाता है कि बीजेपी के साथ रहे न रहे, वो एक मुस्लिम का बड़ा वर्ग नीतीश कुमार के साथ खड़ा रहता है, ओबीसी का बड़ा वर्ग इनके साथ रहता है। तो ये तो नीतीश कुमार के परिणाम से चीजें प्रभावित होगी ना, कि क्या नीतीश कुमार उन चीजों को प्रभावित कर लेंगे या नहीं करेंगे। तो स्वाभाविक है उनको निकलना, जाना, टास्क देना और अपने तरीके से कैंपेन करना। एक अंतिम सवाल है मेरा, अगर इस बार भी सेकेंड फेज में भी अगर वोटिंग परसेंटेज गिरा, अगर वोटरों को घर से निकालकर ईवीएम तक, अपने बूथ तक नहीं पहुंचा पाए जो वहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो वहाँ के जिला स्तर के नेता हैं, तो फिर इससे बीजेपी के लिए बड़ी लॉस मानी जाएगी, क्योंकि बीजेपी के जो एग्रेसिव वोटर हैं वो नहीं दिख रहे हैं, खास करके चुप्पा वोटर्स भी अलग। बिल्कुल, नहीं बिल्कुल माना जाएगा, बिल्कुल माना जाएगा। वो तो कह रहे थे कि पिछली बार हम 39 सीटें थे, इस बार 40 सीटें थी। अब आपके मतदाता ही नहीं निकल रहे हैं तो 40 क्या जीतिएगा और 39 क्या बनाइएगा।
और 400 पार कैसे कीजिएगा? तो स्वाभाविक रूप से बीजेपी के लिए तो एक बड़ी चुनौती होगी ना। हिंदी पट्टी के 2 राज्य बिहार और उत्तर प्रदेश, ये दोनों राज्य मिलाकर के 120 सीटें हो जाती हैं और ये प्रभावित करता है बंगाल को, ये प्रभावित करता है उड़ीसा को, ये प्रभावित करता है झारखंड को, ये प्रभावित कर देता है मध्य प्रदेश और राजस्थान को। तो अगर बिहार में मतदाता इतनी कम संख्या में निकल रहे हैं, बिहार में मतदाताओं में उदासीनता है, आपके कार्यकर्ता केवल इस नाम पर कि हमारे पास तो मोदी है और मोदी की लहर में सारे लोग निकल जाएंगे और वोट कर देंगे, मैं नहीं मानता हूं कि इससे बीजेपी को बहुत फायदा होगा। मोदी जी के संगठन के लोगों को भी टास्क देना होगा कि आप मतदाताओं को फिर क्या ये जो अलग अलग बात करते हैं, पन्ना प्रमुख की बात करते हैं, ये पन्ना प्रमुख इनके कर क्या रहे हैं भाई? जब लोग निकल ही नहीं पा रहे हैं घरों से, वो भी नहीं कर पा रहे हैं, तो इनके पन्ना प्रमुख का प्रभाव क्या घट गया है? और अगर नहीं घटा है तो निकलना चाहिए लोगों को। तो अगर फिर ये जो सीमांचल के तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि मतदाता कम संख्या में निकलते हैं और अगर परिणाम की दिशा में अगर ये लोग नहीं अग्रेसिव होते हैं तो होता है, हो सकता है कि बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़े। इससे कौन इनकार कर सकता है? बिल्कुल आपके इशारे और आपके सवाल सही दिशा में है कि आखिर मतदाताओं की उदासीनता, उनका एग्रेशन नहीं होना और मजबूती के साथ बूथों तक पहुंच करके वोट नहीं करना, कहीं ना कहीं से तो चीजों को प्रभावित कर ही देगा ना। ये तो बीजेपी को और एनडीए को सोचना पड़ेगा कि आखिर हमारे मतदाता क्यों नहीं एग्रेसिव हो पा रहे हैं, क्यों उदासीन है, क्यों नहीं निकल पा रहे हैं और निकल करके मजबूती के साथ वोट कर रहे हैं। ये तो इनको टास्क देना पड़ेगा, इसकी समीक्षा करनी पड़ेगी। समीक्षा करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर संजय कुमार जी हमारे साथ है। डॉक्टर संजय कुमार बिहार के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, काफी बारीकी से अपने डेटा को प्रस्तुत करते हैं और ये भी मान रहे हैं सर जाते थे यही, अगर बीजेपी को लॉस हो रहा है तो इसका मतलब तेजस्वी यादव जो दावे कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनके दावों में दम होता हुआ दिख रहा है, उनके दावों में दम दिख रहा है ना, उनको फायदा पहुंचता हुआ दिख रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल स्वाभाविक है कि भाई अगर अगर इनके मान लिया जाए, अभी तो 4 जून को परिणाम आएंगे, लेकिन अगर मतदाता नहीं है, बूथों तक नहीं पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में, स्वाभाविक रूप से इनके अपोनेंट है तेजस्वी और तेजस्वी अकेले प्रचार का काम संभाले हुए हैं, तो क्रेडिट तो तेजस्वी को मिलेगा और तेजस्वी को फायदा भी मिलेगा। इससे कौन इनकार किया कर सकता है? इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने बातों को साझा करने के लिए, इस चर्चा में बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। दर्शकों का बहुत शुक्रिया, आप लाइव स्ट्रीम से बन रहे हैं। हम हर फेज के वोटिंग के समय में आप तक पहुंचाएंगे डेटास के साथ, क्या वहां के रिकॉर्ड्स हैं, क्या वहां के वोटिंग परसेंटेज हैं। लेकिन फिलहाल बीजेपी की इस लापरवाही से तेजस्वी यादव को बड़ा फायदा होता हुआ दिख रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।